मित्रों नमस्कार। ज्ञान विभव पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज तिवारी। आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए जो आज सीटेट का पेपर हुआ है। उसमें फर्स्ट पार्ट में पेपर 2 रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम पेपर 2 के सीडीपी को हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों पहले हम देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच में ये करना चाहिए। और इसका हम क्या देखते हैं, कारण देखते हैं। तो शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। नहीं, ये जो बचना चाहिए है, अगर हम देखें तो बचना चाहिए मतलब ये एक निगेटिव टैग वर्ड आ गया। ठीक, बचना चाहिए क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। ये क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो कभी भी हमें ये ध्यान रखेंगे सीटेट में जहाँ पर भी नेगेटिव चीज़ें आएँ कि यानी वो पहले से ही गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि फर्स्ट सही है, यानी कि इसका अभिकथन सही है, लेकिन क्या है, व्याख्यान इसका गलत है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। ठीक, पियाजे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। वाइगोत्स्की क्या क्या है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत है। ठीक, तो उसमें क्या है कि बच्चों को स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर ही इसका सही होगा। यानी कि इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर ओन लर्निंग। बिल्कुल, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वन सही हो जाएगा। अच्छा, अदर ऑप्शन भी हम इसका देखते हैं कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, लेकिन ये ज़्यादा सही है, फर्स्ट वन आ जाते हैं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब हम देखते हैं थर्ड वन क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन है। सुविचारित, बिल्कुल सही है। एडेप्टिव यानी कि अनुकूलित, बिल्कुल ये भी सही है। डिफरेंशिएटेड, ये भी सही है। मानकीकृत, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि क्या क्या है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण, यानी कि क्या है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग जो होता है वो क्या होता है आपका, हम कहें कि सुविचारित होता है, आपका अनुकूलित होता है और विभेदित होता है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो तीसरे का भी फर्स्ट वन सही है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है। इसका सिंपल सा आंसर है कि क्या होता है कि गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं और मात्रात्मक रूप से सेम होते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का क्या हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। अब आप आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है। तो पहला हम देखते हैं, विद्यार्थियों को सक्रिय कार्य देने के लिए सांसारिक नोट्स में प्रदान करना, नहीं बिल्कुल नहीं। गृह कार्य सौंपना, गृह कार्य याद रखना, ये गलत ही हो गया। छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रदृष्टि के बजाय अंक देना, अंक आ गया, यह भी गलत है। ये टैग वर्ड आ जाए जहाँ पर याद करना, अंक देना, ये सब क्या है, ये सब गलत होते हैं। अब आता है छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए, जहां पर स्वयं लर्निंग यानी कि सेल्फ लर्निंग आए और प्रोत्साहन आए, ये क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। तो पांचवे का कौन सा सही हो गया बच्चों, चौथा सही हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक, तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या है, भाषा और विचार एक दूसरे में से स्वतंत्र है, नहीं। भाषा और विचार विकास को जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। और मैं ये कहता हूं कि जैसे ही आप लोगों का ऑफिशियल आंसर की आएगी, आप इसको मैच करना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं लगभग मोर देन 95% के आसपास सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं।
एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने की, उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। वह छात्रों से किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ये कौन सा होगा? इन देखिए, शिक्षिका खुद से पूछती है, यानी कि सेल्फ वो जानकारी जानना चाहती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनको वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। मीन्स बच्चों, यहाँ पर देखें तो एक बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस की बात आती है, तो कैसे बढ़ावा दे सकती है भाई? भाषाई बुद्धिमत्ता नहीं कह सकती है। अगर हम देखें तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता ये भी नहीं हो सकता है। इंटरपर्सनल भी नहीं हो सकता। या अगर यहाँ पर इंट्रापर्सनल होता, ठीक, ये तो अंत व्यक्ति हुए बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल होता सही होता। अगर यहाँ पर नहीं तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होगी, यानी कि वो प्राकृतिक तौर पर कैसे वो कह सकती है। ठीक, अब आता है हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, कब होगी? ठीक है, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता के बजाय इसे क्या कर सकता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह छात्रों के गुणात्मक श्रेणी प्रदान करता, यह भी गलत है। यानी कि अगर हम देखें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, इस पर कुछ परसेंट हम कह सकते हैं। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, यह सीखने को गतिविधि के दौरान और पश्चात भी हो सकता है। बिल्कुल यही सही है, चौथा नंबर बिल्कुल सही है। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होती है? जब वो सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो 8वें का कौन सा सही हो गया? चौथा सही हो गया। अब हम आते हैं 9वां। रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो अब हम देखते हैं, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यताओं के अनुकूल हो। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि वही चीज़ बताया जाए। यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा क्लास में किसी को वो रखना है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ा दो, यानी कि जो उसमें परिपूर्ण हो उसी को दो, तो फिर तो वही सारे कार्य करेगा। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें। बिल्कुल, और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करें, यानी कि एक छात्र जिस प्रॉब्लम्स में जूझ रहा हो उसके साथ और कई छात्रों को लेकर उसके समस्या पर काम करें। ठीक, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्ट प्रदान करें, यानी कि उसको जैसी नीड हो उसको क्या करें? मार्गदर्शन दें, गाइडेंस दें और क्या करें? यानी कि फीडबैक भी दें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं तीसरा क्या है? छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह से, बिल्कुल नहीं, उसको तो खुद से सर्च करना है। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। कैसे? उसको लेकर चलना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 2 सही है। ठीक है, अब 10वां देखते हैं, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास। नहीं, भावनात्मक विकास। इसका आंसर कौन सा सही होगा? चौथा सही होगा, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट में आएगा। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, स्थिरता भावनात्मक विकास में है। अब आते हैं 11 नंबर, तो 11 नंबर, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाती है। यंत्रवत नहीं, याद करना हो। ग्रहणशील, ये भी नहीं हो सकता। खोज आधारित, तीसरा नंबर सही है, खोज आधारित। ठीक है, यानी कि डिस्कवरी पर ले जाएगा। अब आते हैं 12 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में, समूह और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल आ गया, ये गलत। चौथा नंबर, मासूम और आश्रित, ये भी गलत है, आश्रित नहीं होना है। कमजोर और शिक्षा की जरूरत में, ये भी गलत है। तो 11 का कौन सा सही है? फर्स्ट वन ही सही है। 11 का कौन सा सही है? फर्स्ट वन, पहला, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। नहीं, एक मिनट,
इसका कौन सा सही होगा? माशरूम और आश्रित, बिल्कुल यही तीसरा सही होगा। ठीक है, तो मैं क्षमा चाहूँगा, इसका कौन सा सही होगा? माशरूम और आश्रित। ठीक, अब हम 13 नंबर देखते हैं। सॉरी, इसका 12 का नहीं, 12 का फर्स्ट वन सही होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। सॉरी, इसका फर्स्ट वन ही सही होगा, थर्ड वन गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक, अब हम आते हैं 13 नंबर पे। यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट वन ही सही है, इसका पहला सही है। ठीक है, 13 का क्या है? सही है, पहला। अब हम आते हैं 14। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। 14 नंबर का अब हम पढ़ते हैं। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण से बढ़ती हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शा, कभी नहीं। याद करना, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए कि जो हमारा यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए और बाह्य विश्वास होना चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? कि आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक, हमें क्या चाहिए? इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए एंड इंक्रीमेंटल बिलीव चाहिए, और बढ़ती हुई यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बढ़ती हुई विश्वास, यानी कि इसका कौन सा सही होगा? 4th नंबर सही है। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। कभी भी याद रखना, महारत यानी कि हमें क्या करना है कि जैसे सपोज करो, हमें रटना नहीं है, हमें सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेना है। डे बाय डे इसमें क्या करना है? हमें अपने आप को इंक्रीमेंट लाना है। ऐसे सीडीपी है, इस सब्जेक्ट में हम रट कर जाएंगे तो हम नहीं पास हो सकते हैं। पेडागोजी है, रट नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इसमें डे बाय डे हमें आपको क्या करना है? इंक्रीमेंटल जाना है, यानी कि हमें आंतरिक मोटिवेट होना है और हमारा क्या हो, डे बाय डे हम क्या करें? वृद्धिशील, यानी कि इंक्रीमेंट हो। अब आते हैं, तो इसका कौन सा सही होगा? 4th नंबर। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि इसका असेसमेंट है क्या है? किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं को अनुरूप स्त्रीत्व एवं पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही, अभिकथन तो बिल्कुल सही है। अब फिर क्या आते हैं, इसका कारण देखते हैं। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं होती। तो इसका क्या होगा? कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन सही है, कथन सही है, लेकिन आर गलत है। अब आते हैं 16 नंबर पे आओ, ये भी वही है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए। ज्ञान, अब इसका कथन देखते हैं, कारण देखते हैं। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, सबसे पहले यही गलत हो गया। अब क्या है? और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। बाधा तो कभी डालता ही नहीं है। ये सब निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका कौन सा सही होगा? फर्स्ट वन, ए सही है, लेकिन क्या है? आर गलत है। अब आते हैं 17 नंबर पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर हम हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो क्या होगा? तो उभरी हुई रेखा और चित्र मानचित्र, ये तो बाधा डालता ही नहीं है। ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके, ये भी नहीं डालता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ये भी नहीं डालता है। मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, ये गलत है। तो क्या होगा? गलत, ये गलत है। तो गलत क्वेश्चन पूछा है, यानी कि बाधा डालता है, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव आंसर सही हो जाएगा। तो 4th नंबर इसका सही है। ठीक, पाठ्य पुस्तक दृष्टिबाधित बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, अब आते हैं हम 18 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है? रचनात्मक मूल्यांकन, यह निर्धारित करना कि छात्र कक्षा में पहले और बाद में क्या कर सकते हैं, नहीं, गलत है। योगात्मक मूल्यांकन, इसमें पेपर पेंसिल परीक्षण के साथ गैर लिखित, नहीं, ये तो बाद में वर्णन करता है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि क्राइटेरियन सीआरए है, यानी कि क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है, यानी कि विशिष्ट विषयों को महारत शामिल करना, बिल्कुल। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 18 का 3rd नंबर सही हो जाएगा इसका।
और अब हम आते हैं 19 क्या है, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रतिरक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता को यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? आनुवंशिक और वातावरण। पहला ही सही है। अगर उसके माता पिता गायक हैं तो जाहिर सी बात है ये जेनेटिक है, और घर में वही पर्यावरण है, वही इन्वायरमेंट है, तो पहला ही सही हो जाएगा 19 का। अब हम आते हैं 20 नंबर पे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? आप लोग बताएं। खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, प्रायोगिक विधि नहीं, मात्रात्मक शोरकार विधि नहीं, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। बिल्कुल चौथा ही सही है। प्रश्न क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो हम जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक यानी कि हमें मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत रखा था। और उसमें क्या कह रहे हैं? अध्ययन करने के लिए किसी, यानी कि उन्होंने क्या किया, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रख दी कुछ की डिसीजन लेने के लिए, और उसके अनुक्रियाओं की समालोचना। इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब आते हैं 21 पे। 21 क्या है कि स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। ठीक, नहीं, गलत है। अब इसका ये देखते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है, बिल्कुल नहीं। इसका क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। इसका क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं। अब हम आते हैं 22 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में है? यानी कि स्वालीनता यानी कि ऑटिज्म पे है। तो हम क्या देखते हैं? स्वालीनता केवल आ गया, गलत। स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार होता है, नहीं। स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौल होता है, यह भी नहीं। अब क्या आता है लास्ट वन? स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, बिल्कुल। ये क्या है? ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक न्यूरो है, प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसका क्या सही हो गया? 22 नंबर सही, 22 का 4th नंबर सही हो गया। अब 23rd है, 23 नंबर। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सीखना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? व्याख्यात्मक शिक्षण नहीं, पारस्परिक शिक्षण हो सकता है बच्चों। इसका कौन सा होता है? पारस्परिक शिक्षण हो सकता है। ये इसका सेकंड सही है। ठीक है, इसका पारस्परिक शिक्षण सही है। अब आते हैं 24 पे। 24 हमारा क्या है? संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें क्या है? पहला पर्यावरणीय कारक, वंशानुपात कारक, फिर क्या है? जेनेटिक यानी कि उत्पत्ति मूलक कारक, फिर मानव जाति कारक है 24 का। तो इसमें कौन सा सही हुआ? पर्यावरणीय होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इसका सही हो जाएगा। तो 25 देखते हैं। पठन वैफल्य से जूझ रहे, यानी कि डिसलेक्सिया आ गया। पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पठन वैफल्य, डिसलेक्सिया आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? लंबे और जटिल गद्यांश देकर, बिल्कुल गलत। अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से, गलत। व्यवस्थित, इसका क्या है? व्यवस्थित ध्यानात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। अब 26 देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? यानी कि ये क्या है? यानी कि क्वेश्चन प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। अब ध्यान दें, हम कौन सा कथन है? भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें तो हम जान सकते हैं, हाँ इतनी है भाई, 1.25 करोड़ है, 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़, इतना 1.25 करोड़ की जनसंख्या। एक क्या है? अंक आ गया, एक डिजिट आ गई। अब उस पर क्या है? भारत की राजधानी भाई नई दिल्ली, एक है, सब लोग जानते हैं, इसमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चौथा, भारत में कितने राज्य हैं? हम सब जानते हैं 28। ये क्या है? एक डिजिट बेस्ड है, इसमें हम चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। अब क्या सकते हैं? भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? तो इसमें क्या सकते हैं? कई सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं, यानी कि
ये कथन ऐसा है जो कि विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। यानी कि वो इसका आंसर क्या होगा, कई सारे आंसर हो सकते हैं कि भाई फला कारण है, फला कारण है, तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकंड सही होगा। 26 का कौन सा सही होगा, सेकंड सही होगा। ठीक है, 26 का सेकंड सही होगा। अब 27 में आते हैं। 27 में क्या है, 27 में हम देखते हैं कौन सा सही है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, बिल्कुल सही है। और उदाहरण और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल। इसका अभिकथन क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसमें कारण देखते हैं। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है, नहीं। क्या है, नहीं। तो 27 का कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए एक रचनात्मक तरीका, बिल्कुल सही है। ये क्या कहता है, ये भी सही है। यानी कि ये तो सही है और उसका क्या करता है, सही व्याख्या करता है। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अब हम आते हैं 28 पे। 28 कौन सा है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक, ये पश्चिम देशों में ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल सही है। और क्या आता है, कारण देखते हैं। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं नहीं, ये सीखने में भूमिका निभाती हैं। भावनाएं क्या है, व्यक्तिपरक तो, लेकिन ये क्या होता है, सीखने में भूमिका निभाती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए सही लेकिन आर गलत। 29 हम देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक यानी कि इन ऑर्डर टू डेवलपमेंट क्रिटिकल थिंकिंग एमोंग स्टूडेंट अ टीच शुड, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप लोग बताओ। ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों। चलो देखते हैं, मुझे लगता है यही सही होगा, आगे देखते हैं। और भी ऐसे सवालों से बचना चाहिए, ये आंसर तो गलत हो गया, निगेटिव आ गया। ऐसे केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो, गलत, ये भी गलत हो गया। अब चौथा देखते हैं। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट वन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वन। ठीक है। अब आते हैं 30 का। समावेशी कक्षाओं, अलग अलग भिन्नता के अनुसार विविधित निर्देश दिए जाते हैं, यही मुझे लगता है यही सही होगा। आगे देखते हैं। बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है, नहीं, गलत। को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय सीखेगा, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। में विशेष बच्चों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग, नहीं है, इंक्लूसिव क्लास में अलग शैक्षणिक प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो क्या हो जाएगा, इसका भी 30 का भी फर्स्ट वन सही हो जाएगा। ठीक है। हम देखें तो आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया हो गया। तो छात्रों, आप लोग हमारे चैनल ज्ञान विभव को अधिक से अधिक प्रमोट करें। अगला भी मैं अब इस बार अगले टर्न में मैं आपको ले आऊँगा कि मैथ और साइंस के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पे प्रॉपर आप अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैंने टिक कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। मैं दावा कर सकता हूँ कि इसमें मोर देन 95 to 96% आंसर सही हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्ञान विभव के इस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के इस प्लेटफॉर्म को आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अधिक से अधिक चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।